दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की प्रेजेंट टाइम में स्थिति क्या है और क्यों पाकिस्तान गुजरात को अपना हिस्सा बता रहा है और कैसे अचानक से इजराइल की धरती पर मिसाइल गिरी है और किसी को पता भी नहीं चला और हाल ही में क्यों सभी नाटो देश भारत से गुस्सा हो गए थे। देंगे आपके सभी सवालों का जवाब, बने रहे आप वीडियो में अंत तक। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बल देते हुए पहले ब्रुनई पहुंचे और फिर ब्रुनई से सिंगापुर पहुंचे। अब इस पूरे विदेश नीति में भारत अपने रिश्ते पूरे एशियान देशों के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा करना चाहता है। और प्रधानमंत्री का सिंगापुर का दौरा भारत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अहम था, क्योंकि सिंगापुर जो आज दुनिया का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत तरक्की कर चुका है, तो सिंगापुर चाहता है कि वो भारत में निवेश करके सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए। और क्योंकि सिंगापुर एक बहुत ही ज़्यादा छोटा देश है, जिस वजह से सिंगापुर में एक बड़ा सा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का मतलब है कि सबसे पहले तो वहाँ पर सबसे महंगे दाम पर ज़मीन लेना, फिर वहाँ के बेहद ही महंगे लेबर को हायर करना। और इसी कॉस्टिंग से बचने के लिए सिंगापुर भारत में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाना चाहता है। अब इससे पहले भारत में इसी साल के शुरुआत में टाटा ग्रुप ने भी यह प्रस्ताव रखा था कि साल 2026 तक गुजरात के ढोलेरा में सेमीकंडक्टर प्लांट लगा लेंगे। साल 2024 के अंत होने वाला है, फिलहाल हम एक भी एडवांस सेमीकंडक्टर चिप नहीं बना पाए हैं। दोस्तों, आज अगर पाकिस्तान की स्थिति को गहराई से समझा जाए तो आज पाकिस्तान का हर इलाका पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहा है। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। एक तरफ जहां पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस आज़ादी की मांग कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और सिंध इलाके में भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आए दिन धरना प्रदर्शन होते ही रहते हैं। ये देखकर आज पाकिस्तान का पंजाब वाला इलाका ही पाकिस्तान की टूटे हुए अर्थव्यवस्था को धक्का लगा के चला रहा है। अब ऐसी स्थिति में भी हाल ही में पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने दुनिया के सामने एक नया मुद्दा उठाया है कि जूनागढ़ का एरिया जो भारत के गुजरात में स्थित है, इलाका ही पाकिस्तान का है। अब ऐसे बयानों पर पाकिस्तान को अब कौन समझाए कि जो इलाका फिलहाल पाकिस्तान के पास है और जो धीरे धीरे चीन के पास गिरवी होती चली जा रही है, पहले उसको बचाना चाहिए और फिर किसी दूसरे ज़मीन पर नज़र डालने की सोचना चाहिए। खैर, पाकिस्तान की सरकार के पास अपनी जनता को एंटी इंडिया डोज देने के अलावा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। दोस्तों, हाल ही में इजराइल की धरती पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया और हमला कब और किसने किया ये तो इजराइल जैसा देश भी नहीं समझ पाया। अब ये हमला किया गया था यमन के वेस्ट वाले इलाके से, जिसे हूती रेबल्स ने कब्जा कर रखा है। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि इन हूती रेबल्स के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल आए कहाँ से, जो पूरा 2000 किलोमीटर का सफर तय करके इजराइल पर जाकर के गिरा। हूती रेबल्स तो बस एक छोटा मोटा सा आतंकी संगठन है। ऐसे में हैरानी की बात यह है कि इनके पास कौन सी ऐसे साइंटिस्ट पैदा हो गए जिन्होंने रातों रात हाइपरसोनिक मिसाइल बना दिए। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इन हूती रेबल्स ने जो मिसाइल दागे हैं वो ना तो इजराइल के रेडार में पकड़ में आई है और ना ही यूएसए के शिप्स में पकड़ आई है, जो हमेशा रेड सी में तैनात रहती है इस बात पर कि अगर कोई भी देश इजराइल पर मिसाइल से हमला करता है तो यूएसए की ये शिप उन सभी मिसाइलों को रास्ते में ही खत्म कर देगी। वहीं इस पूरे घटना का शक रूस की तरफ जा रहा है कि रूस ने ही यमन के इस यहूदी रेबल्स को हाइपरसोनिक मिसाइल दी है। दोस्तों, अमेरिका के वाशिंगटन में नाटो समिट था और उसी समय पीएम मोदी रशिया गए थे और व्लादिमीर पुतिन से मिले और उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला। इस बात से सारे नाटो कंट्री चिढ़ जाती हैं और इंडिया पर आरोप लगते हैं कि पीएम मोदी एक वार क्रिमिनल को हक कर रहे हैं और ऑयल एंड गैस के भी परचेज कर रहे हैं। और अमेरिका समेत सारे यूरोपियन कंट्रीज मुंह फुलाकर बैठे हुए थे। लेकिन तभी बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट। ये एक वार्निंग थी कि भारत को वेस्ट के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज से भी अपनी दोस्ती ठीक करनी पड़ेगी और इसीलिए पीएम मोदी 20 घंटे का सफर करके एक बेकार सी ट्रेन में नाटो कंट्री पोलैंड से होते हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिलने जाते हैं और बाद जो बाइडेन से भी बात करते हैं। इसके बाद इंडिया स्टेटमेंट दे चुका है कि वी आर नॉट न्यूट्रल इन एनी वार सिचुएशन। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश अब धीरे धीरे डिफॉल्ट होने की कगार पर आ चुका है। जहाँ एक तरफ बांग्लादेश अडानी ग्रुप की 6400 करोड़ रुपए की बिजली की पेमेंट नहीं दे पा रही है, तो वहीं भारत सरकार ने जो कर्ज दिया था बांग्लादेश को 40,000 करोड़ रुपए, वो भी अब बांग्लादेश की तख्ता पलट वाली सरकार देने से टाल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो रूस ने लगभग 12 बिलियन यूएस डॉलर का कर्जा दिया था बांग्लादेश को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए, यानी भारतीय रुपये में पूरा 1 लाख करोड़ रुपये होता है, वो भी अब बांग्लादेश की तख्ता पलट वाली सरकार वापस देने में असमर्थ ही नजर आ रही है। लेकिन अब रूस ने कड़े शब्दों में बांग्लादेश की तख्ता पलट वाली सरकार को नोटिस भेज दिया है कि इतने बड़े कर्ज का जो पेंडिंग ब्याज है वो भी अब 5300 करोड़ रुपए हो चुका है, जिसे बांग्लादेश को जल्द से जल्द चुका देनी चाहिए। रूस ये अच्छे से जानता है कि बांग्लादेश में अमेरिकी सरकार ही राज्य कर रही है, जिस वजह से रूस ने भी अपनी कड़ा रूप बांग्लादेश के खिलाफ अपनाना शुरू कर दिया है। जहाँ कई ऐसे देश हैं जो अपने बढ़ते आबादी की वजह से परेशान हैं, तो भाई दुनिया में कई ऐसे भी देश हैं जो इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी आबादी लगातार घटती जा रही है। और इसके मामले में जापान पहले स्थान पर है, क्योंकि जापान में बच्चे पालना बहुत ही महंगा पड़ रहा है, जिसके वजह से वहाँ के जो न्यू कपल हैं बच्चे पैदा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं।
लेकिन अगर जापान की ऐसी ही आबादी घटती रही तो साल 2100 तक जापान की कुल आबादी 12.5 करोड़ से घटकर सिर्फ 5 करोड़ ही रह जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब जापान की ज्यादातर आबादी 60 साल से ऊपर के लोगों की होगी और जापान की सरकार का ज्यादातर पैसा अपनी बूढ़ी आबादी के देखभाल करने और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए ही खर्च होगा। तो उस समय जापान की आबादी ना तो जनसंख्या बढ़ाने में और ना ही देश के विकास में अपना सहयोग दे पाएगी। इसलिए भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए जापान की सरकार ने एक बच्चा पैदा करने के लिए 4,20,000 जापानीज यान दे रही है।